दोस्तों, एक महिला प्राइमरी स्कूल की टीचर रहती है। वो दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। जब वो शाम को अपने घर आती है तो उसके लिए रात गुजारना काफ़ी दूभर हो जाती है। वो रो रो कर अपनी सारी रातों को गुजारा करती थी। दरअसल उस महिला का पिछले 1.5 साल से अपना कोई नहीं होता है। वो महिला बिल्कुल अकेली थी दोस्तों, क्योंकि पिछले 1 साल पहले उसकी पति की मौत हो जाती है। अब उसके पति के मौत के बाद उसके ससुराल में भी कोई नहीं रहता है, बस उसके एक सास ससुर होता है। अब वो सास ससुर भी उस महिला से दूरियां बना लेते हैं। अब दरअसल उसके सास ससुर का वो इकलौता बेटा था उसका पति। अब जब उसका बेटा ही नहीं इस दुनिया में रहा तो उसके सास ससुर अपने बहू से भी दूरियां बना लेते हैं। अब दोस्तों, ये कहानी वाकई बहुत ही दुख भरी है। आखिर उस महिला के जिंदगी में फिर से उसे साथ निभाने के लिए एक किरण की उम्मीद नजर आती है। उसके जिंदगी में फिर से कोई वापस दस्तक देता है, मगर उस महिला की भी कुछ अपनी समस्या होती है। तो आइए दोस्तों, वाकई इस कहानी में जानते हैं कि उस महिला के जिंदगी के बारे में। ये कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये कहानी वाकई आपके दिल को छू जाएगी, तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है बैतूल जिला, और उसी बैतूल जिले की रहने वाली एक लड़की जो कि प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सुजाता होता है। अब दोस्तों, उस लड़की का एक बैतूल जिले के ही दूसरे जगह दूसरे शहर का एक लड़का होता है प्रयाग, उससे उसकी शादी हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जो प्रयाग नाम का लड़का होता है वो भी 2021 में इंटर कॉलेज का वो भी अध्यापक बन जाता है। अब दोनों पति पत्नी के रूप में बेहद खुश रहने लगते हैं। इधर दोस्तों, दोनों पति पत्नी के अलग अलग जिले में पोस्टिंग हो जाती है। सुजाता जो होती है वो हरदा जिले में उसकी पोस्टिंग होती है, और उसका पति जो प्रयाग होता है उसका खंडवा जिले में पोस्टिंग हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे वहीं बगल में किराए पर रूम लेकर पढ़ाया करते थे। अब जैसी उसे संडे की छुट्टी होने वाली होती थी, वैसे ही प्रयाग सैटरडे को अपने कॉलेज में पढ़ाकर अपनी पत्नी सुजाता से मिलने के लिए अपना बाइक उठाता था और सीधे अपने पत्नी के, जो कि हरदा जिले में उसकी पत्नी रहा करती थी, वहां पहुंच जाता था। और पूरे संडे वाले दिन को वो एंजॉय करता था, वो बाइक से निकलता था। और दोस्तों, दोनों पति पत्नी कुछ खुशनुमा पल बिताते थे। संडे का जैसी वक्त बीता था, फिर से मंडे को दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य पर लग जाते थे। उन दोनों की जिंदगी वाकई बहुत खुशहाल थी, मगर कहते हैं ना कि समय का चक्र जब बदलता है और किसी की जब बुरी नजर लगती है तो सब कुछ बदल जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही होता है। दोस्तों, एक दिन की बात है जब शनिवार को प्रयाग अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए हरदा जिले मिलने के लिए उसे आते रहता है, तो रास्ते में उसे उसकी बाइक से एक्सीडेंट हो जाती है और मौके ही पर उसकी मौत हो जाती है। अब जैसी ये खबर सुजाता के पास जाती है, सुजाता की जिंदगी उजड़ जाती है, क्योंकि जो प्रयाग होता है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। उसके माँ बाप की भी जिंदगी काफ़ी वीरान हो जाती है। अब दोस्तों, इधर सुजाता का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने स्कूल से 6 महीने का छुट्टी लेती है और वो अपने मायके चली जाती है। अब वो कुछ दिन मायके में रहती है, कुछ दिन ससुराल में रहती है। फिर उसके बाद उसके जो सास ससुर होते हैं, यानी कि प्रयाग के जो माता पिता होते हैं, वो सुजाता से कहते हैं कि जब अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी। तुम जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती हो तुम वहीं पर रहकर पढ़ाया करो, तुम हमारे यहाँ नहीं आया करो। दोस्तों, उसके बाद आखिर समय का चक्र ऐसा होता है कि ऊपर वाले की तो यही इच्छा थी। अब ऊपर वाले की जो इच्छा थी उसे कौन भला रोक सकता था। फिर से वही होता है, फिर से सुजाता उसी स्कूल में उसी कमरे में रहकर पढ़ाना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही दोस्तों समय बीतते चला जाता है। अब इधर एक समय ऐसा आता है कि जब प्रयाग की जो बुआ का एक लड़का होता है वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपने घर पर आया रहता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम राहुल रहता है। अब राहुल जो कि बेंगलोर में रहकर अपना एमटेक का पढ़ाई था जो उसने कंप्लीट कर लिया था, उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। लेकिन वो जॉब शुरू करने से पहले सोचता है कि क्यों नहीं 4 से 6 महीने के लिए मैं अपने घर पर होकर आता हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिल कर आता हूँ। और फिर दोस्तों, राहुल बेंगलोर से
अपने घर चला आता है। अब दोस्तों जैसे ही वो अपने घर पर आता है वैसे ही वो अपने मामा मामी से मिलने के लिए मामा मामी के घर पर चला आता है, यानी कि वो प्रयाग के माता पिता से मिलने जैसे ही घर पर पहुंचता है, अब इधर प्रयाग के माता पिता राहुल को देखकर काफ़ी रोने और बिलखने लगते हैं। अब प्रयाग भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। प्रयाग चूंकि बचपन में रहकर अपने मामा मामी के घर पर ही रहकर वो 6वीं से 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की थी। अब प्रयाग वो दिन याद करता है कि कैसे वो बचपन में जब अपने मामा मामी के यहाँ रहता था तो कैसे यहाँ के दिन खुशहाल थे, कैसे उसकी बचपन यहीं खुशहाली में कटी है, और आज एक कैसा वक्त आया है, आज कैसा मोड़ आया है जहाँ उसके मामा मामी प्रयाग के चले जाने के गम में कैसे उसके सामने रो रहे हैं। दोस्तों अब राहुल का भी कलेजा फट जाता है और राहुल भी रोने लगता है, लेकिन राहुल अपना हिम्मत को बढ़ाते हुए अपने मामा मामी को शांत कराता है और उसके बाद कहता है कि मामा मामी भाभी कहाँ है। जिस बात पर प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि वो उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और वहीं जो किराए पर कमरा लेकर रहा करती है। अब दोस्तों जिस बात पर राहुल अपने मामा मामी से कहता है कि भाभी को भी आप लोगों के साथ ही रहना चाहिए था, जिस बात पर प्रयाग के माता पिता कहते हैं कि हमने ही उसे यहाँ आने से मना कर दिया है, क्योंकि जब वो यहाँ आती है तो वो भी रोती है और उसे रोते देखकर हम लोग भी रोते हैं, जिसके वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसके दुख को, उसके तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ने दे, इसीलिए हम लोग उसे यहाँ आने से मना कर दिए हैं। अब दोस्तों राहुल इस बात पर अपने मामा मम्मी से कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी भाभी को यहीं पर ले आऊँ, क्योंकि दोस्तों उस समय स्कूल की सर्दियों की छुट्टी चल रही होती है। अब उसके बाद उसके मामा मम्मी कहते हैं कि इसमें भला पूछने वाली कौन सी बात है, तुम जाओ और भाभी को यहाँ ले आओ, ताकि वो भी कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। अब जैसे ही प्रयाग के माता पिता राहुल को सुजाता को लाने के लिए इजाज़त देते हैं, इधर राहुल जो है वो सीधे अपने भाभी के लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी भाभी वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है जहाँ पर सुजाता जिस स्कूल में पढ़ाती रहती है और जहाँ पर वो किराए पर कमरा लेकर रहा करती थी, वहाँ के लिए वो निकल जाता है। अब वो हरदा डिस्ट्रिक्ट के उस एड्रेस पर पहुँचने ही वाला था तो अपनी भाभी को फ़ोन करता है, क्योंकि वो भाभी जहाँ रहती थी वहाँ का एड्रेस राहुल को नहीं पता था। अब भाभी को जैसे ही फ़ोन करता है और कहता है कि भाभी मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर राहुल अपनी भाभी से कहता है कि मेरी एक शर्त है, अगर जैसी मैं आपको लेने के लिए आपके कमरे पर आ रहा हूँ आप रोइएगा नहीं। अब जैसी बात सुजाता सुनती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर से राहुल कहता है कि भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपको जैसी लेने के लिए आऊँ आप मुझे देखकर रोइएगा नहीं। फिर सुजाता अपने आप को संभालती है और संभालते हुए वो राहुल से कहती है कि ठीक है आप आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और दोस्तों फिर सुजाता जहाँ वो रहती थी वहाँ का एड्रेस बता देती है। अब दोस्तों कुछ ही देर बाद जो राहुल होता है वो सुजाता के कमरे पर पहुँचता है, जहाँ सुजाता पहले से ही राहुल का इंतजार कर रही होती है। अब सुजाता राहुल के लिए एक चेयर लगा के रखती है जहाँ पर वो इशारा करती है कि आप यहाँ बैठ जाइए। अब राहुल उस चेयर पर बैठ जाता है, सुजाता भी अपने दूसरे वाले चेयर पर बैठ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बैठकर बात करने लगते हैं। अब राहुल बैठते हुए अपनी भाभी से पूछता है कि बताओ भाभी तुम कैसी हो, जिस बात पर सुजाता कहती है कि मैं कैसी रहूँगी, किसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। और उसकी भाभी की आंखें नम हो जाती है, जिस बात पर तो राहुल होता है वो अपनी भाभी को कहता है कि देखो भाभी तुम रोने की कोशिश मत करो, तुम्हें मैं लेने के लिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जिस बात पर फिर से उसकी भाभी पूछती है कि अच्छा आपका जो पढ़ाई चल रहा था उसका क्या हुआ, जिस बात पर राहुल बताता है कि मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, मुझे जॉब भी लग गई है, लेकिन मैं जॉब करने से पहले 4 से 6 महीने के लिए अपने घर पर आना चाहता था, मैं आप लोगों से मिलना चाहता था। अब दोस्तों जिसके बाद राहुल कहता है कि इधर मैं 4 से 6 महीना यहाँ रहकर सुकून से रहने आया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहें कि तुम जब 4 से 6 महीना के लिए यहाँ रहने के लिए आए हो तो तुम शादी भी कर लो, और मेरे मम्मी पापा तो आधा काम कर भी दिए हैं, देखिए यही लड़की है। और फिर दोस्तों जो राहुल होता है अपना फ़ोन निकालकर अपनी भाभी सुजाता को उस लड़की को मोबाइल में फ़ोटो दिखाने लगता है। अब उसकी भाभी जो है उस लड़की का फ़ोटो देखकर कहती है कि लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है, आप इनसे शादी कर लीजिए। और दोस्तों उसी वक्त उस लड़की का फ़ोन आ जाता है। उस लड़की का जैसे ही फ़ोन आता है और राहुल फ़ोन उठाता है तो वो लड़की पूछती है कि आप कहाँ पर है, जिस बात पर राहुल कहता है कि मैं अपने
मामा मामी से मामा मामी के घर पर मिलने आया हूँ। दोस्तों उस लड़की का नाम शालिनी होता है। अब दोस्तों फिर शालिनी कहती है कि मैं आपको वीडियो कॉल लगा रही हूँ, और फिर शालिनी का वीडियो कॉल आ जाता है। अब जैसे ही राहुल वीडियो कॉल उठाता है, शालिनी वैसे ही पूछती है कि मुझे भी मामा मामी से बात करना है। अब दोस्तों चूंकि राहुल तो अपने भाभी के कमरे पर रहता है, अब दोस्तों राहुल जो होता है वो शालिनी से बताता है कि मैं अपनी भाभी के कमरे पर आया हूं, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा था कि भाभी बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। अब दोस्तों इधर जो राहुल रहता है वो मजाक के मूड में शालिनी से कहता है कि देखो तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, मैं भाभी को अभी तुम्हारा फोटो ही दिखा रहा था, लेकिन भाभी बोली कि लड़की दिखने में अच्छी नहीं है। जिसके बाद जो शालिनी रहती है वो काफ़ी भड़क जाती है। अब शालिनी के दिमाग में जो शक का सुई है वो घूमने लगता है। अब शालिनी भड़कते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम तो अपने भाभी के लिए ठीक हो ना। अब जैसे ही राहुल ये बात सुनता है, राहुल बोलता है शालिनी से कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, भाभी तुम्हें बेहद पसंद करती है, भाभी बोली कि लड़की बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसके बाद शालिनी जो होती है वो काफ़ी कड़वे बोल में बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए ठीक कहाँ से हूँ, तुम्हारे लिए तो भाभी ठीक है और भाभी के लिए तुम ठीक हो। दोस्तों जैसी ये बात राहुल सुनता है, राहुल काफी भड़क जाता है और राहुल और शालिनी में काफी कहासुनी होने लगती है। राहुल शालिनी को कहता है कि क्या मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकता हूँ, जिस बात पर तो शालिनी होती है वो कहती है कि मैंने कब मना किया था कि रिश्तेदारों से मत मिलो, लेकिन तुम रिश्तेदारियों से भी मिलने चले गए। अब दोस्तों ये बात काफी आगे बढ़ जाती है और जिसके बाद राहुल काफी भड़क जाता है। इधर शालिनी कहती है कि तुम्हें वहां उस औरत के पास जाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी जिस औरत का पति नहीं हो उसे दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों इतना काफी बात आगे बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात इतना आगे बढ़ जाती है कि जो राहुल होता है वो शालिनी से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, आखिर तुम जताना क्या चाहती हो। अब दोस्तों इधर राहुल इतना भड़कते हुए फोन को काट देता है। इधर जो उसकी भाभी सुजाता रहती है वो रोने लगती है। अब उसके बाद राहुल अपनी भाभी को मनाने लगता है। अब उधर राहुल अपनी भाभी से कहता है कि क्या भाभी तुम भी शालिनी की बात में आ गई, उसे तो मैं बाद में समझाऊंगा, उससे तो मैं बाद में बात कर लूंगा। अब दोस्तों उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि भैया शालिनी सही तो कह रही थी, आपको मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। जिस बात पर जो राहुल होता है वो अपनी भाभी को शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाभी मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जिस बात पर सुजाता मना करने लगती है, वो कहती है कि आप चले जाओ, मैं कोई दूसरी सवारी लेकर पहुंचता हूं। लेकिन राहुल नहीं मानता है। राहुल जबरदस्ती अपने बाइक पर बिठाकर सुजाता को अपने मामा मामी के घर पर लेकर आता है। अब दोस्तों वहां पर पहुंचकर जैसी उस शालिनी को दोबारा कॉल लगाता है और कॉल लगाकर उसे काफ़ी कुछ सुनाता है, उसे कहता है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। अब दोस्तों जैसी शालिनी ये बात सुनती है, शालिनी भी काफ़ी भड़क जाती है। वो अपने माता पिता से ये सारी बात बताती है। अब उसके माता पिता जो राहुल के माता पिता होते हैं उनसे कहते हैं कि कैसे एक औरत के लिए आपका बेटा हमारी बेटी से किस तरीके से बात किया है। अब दोस्तों इस बात का काफ़ी बवाल होता है, लेकिन चूंकि राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का होता है, राहुल अपने माता पिता को कहता है कि कैसे शालिनी उससे बात कर रही थी, जिस रिश्तेदार के यहाँ, जिस मामा मामी के यहाँ वो बचपन में रहकर पढ़ाई लिखाई किया था, वो पल बिताए थे, आज उसी के यहाँ उसी मामा मामी का बहू के साथ इतना दर्द भरी जिंदगी चल रही है, उसे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उससे वो कैसे मिलने गया तो कैसे शालिनी उस पर शक करती है, कैसे शालिनी उसे भला बुरा सुनाती है। क्योंकि दोस्तों राहुल के भी माता पिता जानते थे कि उनका बेटा काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उनके जो माता पिता रहते हैं वो भी अपने बेटे को ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, बस इतना समझाते हैं कि शालिनी भी तो सही कह रही थी। शादी तय हो जाने के बाद कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि उसका पति किसी और औरत से जाकर मिले। लेकिन दोस्तों राहुल जो होता है अपने माता पिता को ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ, मैं अपनी मर्यादा को जानता हूँ। अब दोस्तों राहुल के जो माता पिता रहते हैं वो भी अपने बेटे के ऊपर काफ़ी नाज करते हैं, क्योंकि उनका बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है। अब दोस्तों फिर राहुल अपने माता पिता से यहाँ तक कह देता है कि मैं अब उस लड़की से तो शादी नहीं करूँगा, अब मैं शादी करूँगा तो मैं सुजाता से ही शादी करूँगा। यानी कि अपने भाभी से अब वो शादी करना चाहता था, वो अपनी जिद पर अडिग हो जाता है। अब दोस्तों उसके माता पिता को तो इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। अब उसके बाद राहुल अपने मामा मामी के पास ये प्रस्ताव रखता है, वो कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुजाता के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों
उसके मामा मम्मी खुश हो जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि राहुल से अच्छा लड़का सुजाता को दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वो तो अपना बेटा खो ही चुके रहते हैं, लेकिन वो अपनी बहू के तकलीफ को बहुत भली भांति जानते रहते हैं। अब दोस्तों उनके मामा मामी खुश होते हुए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बात सुजाता के कानों में पड़ती है, सुजाता राहुल से कहती है कि भैया आप मेरे चलते अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जिस बात पर राहुल सुजाता से कहता है कि क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ जो आप मुझे शादी नहीं करना चाहती हैं। जिस बात पर जो सुजाता होती है उसकी आंखें नम हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और वो राहुल से गले से लिपटते हुए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। और फिर दोस्तों दिसंबर 2024 में उन दोनों की शादी होती है और वो दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाते हैं। और दोस्तों फिर उन दोनों की जो आगे की दाम्पत्य जीवन होती है उसमें सुजाता उसी स्कूल में उसी किराए के कमरे में रहकर बच्चों को पढ़ाया करती है और इधर राहुल जो होता है वो दिल्ली के नोएडा में रहकर अपना जॉब जारी रखता है। इन दोनों की आगे की ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, या आप इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, ये हमारे कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना में नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।